नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीडी क्लासेस पर एक बार फिर से। तो आज हमारे पास टॉपिक है, रीसेंट जो अपडेट हुआ है वो ये है कि अमेरिका ने रशिया की जो नॉर्ड पाइपलाइन थी, नॉर्ड स्ट्रीम 2, इस पर से अपने प्रतिबंध हटा लिए हैं। तो जानेंगे कि इसके पीछे क्या कारण थे और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन क्या है, इसका यूरोप से कनेक्शन क्या है, ये सारी बातें करेंगे हम। क्योंकि रशिया चाहता है कि अपनी गैस भी बेचे और साथ साथ यूरोप की एनर्जी नीड्स को अपने ऊपर डिपेंड कर ले, ताकि कल को उसके पास बार्गेन करने के लिए एक अच्छी पावर आ जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंक्शंस जो पहले लगा रखे थे, सैंक्शंस किस पे लगा रखे थे? नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर। ठीक है, अभी बात करेंगे। ये पाइपलाइन जो है वो रशिया से लेकर के जर्मनी तक है। रशिया से जर्मनी तक ये पाइपलाइन है। इसकी कुल लेंथ 1230 किलोमीटर के लगभग है और ये पर एनम लगभग 1.9 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस को ट्रांसफर कर सकती है। इतनी गैस को ट्रांसफर कर सकती है। आपको पता होना चाहिए, रशिया विश्व में सबसे बड़ा गैस का भंडारण है। रशिया के पास सबसे ज्यादा गैस, नेचुरल गैस जो है वो रशिया के पास है। तो रशिया यूएस सैंक्शन की वजह से अपनी गैस नहीं बेच पा रहा था। तो रशिया की गैस का सबसे बड़ा बायर कौन है? सबसे बड़ा बायर है यूरोप। यूरोप को गैस की बहुत नीड रहती है क्योंकि यूरोप में ठंड बहुत पड़ती है। तो नेचुरल गैस जो है वहां हीटिंग सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और बाकी उनकी इंडस्ट्री में, उनके यहाँ पावर प्लांट भी गैस पर कई चलते हैं। तो रशिया से गैस परचेज करता है। लेकिन ये जो गैस पाइपलाइन थी नॉर्ड 2, इसको लेकर के यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बहुत ही कड़ा रुख था। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ये नहीं चाहता था कि जो यूरोप है वो अपनी एनर्जी नीड्स के लिए पूरी तरह से रशिया पर डिपेंड हो जाए। इसलिए 2017 में जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे, उस समय लगभग सैंक्शंस लगा दिए थे नॉर्ड पाइपलाइन 2 पर। ठीक है ना? तो अभी तक लगभग 95% ये पाइपलाइन कंप्लीट हो चुकी है। इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए इस समय कोई परमानेंट दोस्त या कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है। यही है आज की रियलिटी। यहां पर क्या है? सिर्फ अपने परमानेंट हित हैं, केवल अपनी कंट्री के परमानेंट हित हैं। उनको देखते हुए कोई भी कंट्री कोई भी फैसला ले सकती है। अभी जानेंगे कि ऐसा क्यों किया है। अमेरिका ने पहले सैंक्शन लगा दिए और अब उनको लिफ्ट क्यों कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो है नॉर्ड पाइपलाइन ये कंप्लीट हो सकती है। यूएस की स्टेट रिपोर्ट ने यह साफ साफ कहा है, जो उसने अपनी पार्लियामेंट में सबमिट की है, कि जो नॉर्ड पाइपलाइन है और इसके जो एग्जीक्यूटिव है मैट वॉर्निंग। ठीक है, मैट वॉर्निंग फॉर्मर ईस्ट जर्मनी। पहले आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी दो हिस्सों में टूट गया था ना। जर्मनी दो हिस्सों में टूट गया था। ईस्ट जर्मनी जो है वो किसके पास चला गया था? ईस्ट जर्मनी यूएसएसआर के पास चला गया था, सोवियत संघ के पास। और ईस्ट जर्मनी के जो उस समय के इंटेलिजेंस ऑफिसर थे नॉर्ड वॉर्निंग, वो इस समय मेन लीड में है इस फर्म की। या आप समझ लीजिए कि फर्म के पीछे, फर्म को जिस फर्म को टेंडर मिला है इसको कंप्लीट करने के लिए, नॉर्ड स्ट्रीम 2, इस फर्म को ओन और ड्राइव करने वाले जो हैं वो मैट वैनिंग है। तो मैट वैनिंग, यूएस की रिपोर्ट ने यह कहा है कि जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है और जो मैट वैनिंग है, ये दोनों ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहे हैं जो सैंक्शनेबल हैं, जिनकी वजह से इनके ऊपर सैंक्शन इंपोज किए जा सकते हैं। लेकिन अपने कंक्लूजन में ये रिपोर्ट ये कहती है कि फिर भी नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए, कंट्री के, यूएस के नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए इनको सैंक्शन से वेवर दे देना चाहिए। पहले जो सैंक्शन लगे हैं उनसे वेवर दे देना चाहिए। अब ये नेशनल इंटरेस्ट कहां अकाउंट होते हैं? आप कैसे समझें कि यूएस ने ऐसा क्यों किया है? तो बाइडेन जो हैं वो नेक्स्ट मंथ यूरोप के टूर पर जा रहे हैं। टूर घूमने नहीं जा रहे हैं, यूरोप में मीटिंग्स करने जा रहे हैं। ठीक है,
तो यूरोप में सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर जो है यूएस का वो जर्मनी है, और जर्मनी ही लीडिंग इकोनॉमी है। जर्मनी ही लीडिंग इकोनॉमी है किसकी? पूरे यूरोप की। ठीक है, तो जर्मनी की जो चांसलर है एंजेला मर्केल, इनके साथ ट्रंप के समय में इन दोनों के रिलेशन बहुत खराब हो गए थे, यूएस के और जर्मनी के। और जर्मनी की एनर्जी नीड्स को ही पूरा करती है यूएस रशिया की नॉर्ड पाइपलाइन। ठीक है, वो जर्मनी की ही एनर्जी नीड्स को पूरा करती है। अब जर्मनी को गैस खरीदने के लिए बाकी जगहों से महंगी पड़ती है, उसको रशिया से एक तो ऑल वेदर सप्लाई मिलेगी पाइपलाइन से, है ना। पाइपलाइन से जब गैस ट्रांसपोर्ट होगी तो कभी ऐसा नहीं होगा कि वेदर खराब होने की वजह से नहीं गैस आ पा रही है, या पीछे से आपूर्ति खत्म होगी, क्योंकि रशिया के पास तो एंडलेस रिजर्व्स हैं गैस के। ठीक है, तो जर्मनी अपनी एनर्जी नीड्स को देखते हुए इसको अप्रूवल जर्मनी ने दे दिया था बहुत पहले ही। यूएस ने 2017 में, एक तो इनका नाटो का झगड़ा हो गया था। नाटो जो इनकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग जानते होंगे। आगे वीडियो करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर भी वीडियो करेंगे, सब्सक्राइब कर लें आप चैनल को। तो नाटो के फंड्स को लेकर के बहुत ज्यादा मतभेद हो गए थे यूएस और जर्मनी के बीच में। यूएस के जो प्रेसिडेंट थे वो कह रहे थे कि जर्मनी को अपना हिस्सा बढ़ाना चाहिए, नाटो में जो पैसा देते हैं उसका हिस्सा जर्मनी को बढ़ाना चाहिए। इस बेसिस पर मतभेद हो गए थे। उसके बाद जर्मनी ने, यूएस ने नॉर्ड 2 पाइपलाइन पर सैंक्शन लगा दिए थे। तो उस समय जर्मनी और ऑस्ट्रिया के मिनिस्टर्स ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया था मीटिंग में कि एनर्जी नीड्स ऑफ यूरोप इज मैटर ऑफ यूरोप नॉट ऑफ अमेरिका, यानी कि हमारी एनर्जी नीड्स जो हैं वो हमारा मसला है, इसमें अमेरिका अपनी टांग ना अड़ाए, सीधे शब्दों में ये था। ठीक है, तो इसको देखते हुए इन रिश्तों में जो खटास आ गई, इन रिश्तों को सुधारने के लिए अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका ने इस पर से प्रतिबंध हटा लिए हैं। ठीक है, इस पर से प्रतिबंध हटा लिए हैं। और यह भी हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन और जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, इन दोनों के बीच एक हाई लेवल मीटिंग भी हो सकती है। उस मीटिंग के मद्देनजर भी इसको हटाया गया है। और ये भी आप ध्यान रखना, ये सैंक्शंस कब आए हैं? लगभग एक हफ्ते बाद, जब साइबर एक अटैक हुआ था यूएस के ऊपर, जिसमें वहां की जितनी भी ऑयल सप्लाई थी उसको क्रैश कर दिया था, ऑयल सप्लाई को रोक दिया था सॉफ्टवेयर के थ्रू। और यूएस ने यह क्लेम किया है ये साइबर अटैक हम पर कहां से हुआ है? हम पर हुआ है रशिया से। ठीक है, इसके बावजूद भी उसने ये स्टेप लिया है कि जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है, और इसके पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का रुख क्या था? जब बाइडेन प्रेसिडेंट बने थे तो इनके जो सेक्रेटरी हैं, इन्होंने बयान दिया था कि किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, हम इस पाइपलाइन को पूरा नहीं होने देंगे। पहले इनका ये मत था, लेकिन अभी इन्होंने इसमें चेंजेस किए हैं क्योंकि यूरोप से रिलेशन सुधारना चाहता है अमेरिका। और अमेरिका ने, बाइडेन ने प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहला काम क्या किया था? जो कनाडा से इनकी गैस पाइपलाइन बन रही है, कनाडा इज ऑल्सो रिच इन नेचुरल गैस, कनाडा के पास भी बहुत सारी नेचुरल गैस है। तो कनाडा और यूएस के बीच में एक गैस पाइपलाइन बन रही थी, उसको रोक दिया था। वो पास की थी ट्रंप ने, ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे उस समय उसको ग्रीन सिग्नल मिला था, तो उस पर काम शुरू हो गया था। लेकिन बाइडेन ने उसे रोक दिया है, क्योंकि बाइडेन ने ये कहा कि ये जो है एंड पॉल्यूशन बहुत करेगी और हमारी जो पेरिस ट्रीटी है उसके अगेंस्ट है। ठीक है, इसको देखते हुए इसको रोक दिया था। तो बाइडेन अभी संबंध सुधारना चाहते हैं यूरोप और रशिया के साथ। अभी हम बात करते हैं नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 2 के बारे में। अब अगर इसके पीछे 2 लगा है, आप देखेंगे इसके पीछे 2 लगा है। ठीक है, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 2 है, तो इसका मतलब नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन भी होगी कोई पहले से। जी हां, तो ये पहले से एक पाइपलाइन है जो ये सेंट पीटर्सबर्ग के थोड़ा सा पास में, रशिया के फिनलैंड के बॉर्डर के बाल्टिक सी से होती हुई, ये भी कहां जाती है? जर्मनी तक जाती है। ठीक है, बाल्टिक सी से होती हुई जर्मनी तक पहुंचती है। अभी ये अपनी फुल कैपेसिटी पर चल रही है। ठीक है, यूरोप को ये दे रहे हैं, अभी ये फुल कैपेसिटी पर चल रही है। अब नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है
वो इसके साथ साथ ये बिछानी शुरू हुई है। ये लगभग 95% कंप्लीट हो गई है। जर्मनी ने भी अपने वाटर में इसको परमिशन दे दी थी बहुत साल पहले। तो ये जहां पर ये डॉटेड लाइन है, केवल यहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, इस एरिया में ये डॉटेड लाइंस है ना, केवल यहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बाकी सारी ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है। अब पहले इनका विचार ये था कि इसी पाइपलाइन से आगे यूरोप में यूके को कनेक्ट करेंगे और भी यूरोपियन कंट्रीज को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि उनको भी ये पाइपलाइन से गैस पहुंचा सकें। ध्यान रखना ये बाल्टिक सी से होते हुए, ये स्वीडन और ये है ना रशिया, तो स्वीडन और ये इनके बीच ये है बाल्टिक सी, ठीक है, बाल्टिक सी से होते हुए जर्मनी तक जाएगी। और इसको आगे भी इनका बढ़ाने का प्लान था। आगे कहाँ तक लेके जाते, आगे ये और भी यूरोपियन कंट्रीज को यूके तक लेके जाते, लेकिन यूके के प्रेसिडेंट जो है बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी इसको अपोज किया था। क्यों? क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था, क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, तो उस समय बहुत विरोध हुआ था इसका, रशिया का, और इसीलिए आज भी विरोध होता है इसका, ठीक है, इसीलिए आज भी विरोध करते हैं इसका। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन का, क्योंकि यूक्रेन इज द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, और यूएसए का ये मत है कि आने वाले समय में अगर यूक्रेन या किन्हीं दूसरे यूरोपियन कंट्रीज पर या कहीं और भी विश्व में अगर कोई एग्रेसिव स्टांस लेता है रशिया, अगर कहीं कुछ एग्रेसिवनेस दिखाता है अपनी आर्मी बेसिस की मदद से, आर्मी की हेल्प से, तो हम वेस्टर्न कंट्रीज जितने भी हैं वो अपोज नहीं कर पाएंगे रशिया को उतने स्ट्रांगली जितने स्ट्रांगली आज करते हैं। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि रशिया से ही एनर्जी की सप्लाई आ रही है, रशिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलेंगे इससे, ठीक है ना। जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं जिसकी वजह से रशिया की जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो रही है, उसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलेंगे, ठीक है ना, अरबों डॉलर मिलेंगे। उस अरबों डॉलर से ही वो अपने आप को स्ट्रांग करेगा, और स्ट्रांग करने के बाद ये यूएसए और यूरोपियन यूनियन का स्टांस है कि वो पूरे यूरोप में और मिडिल ईस्ट में कहीं भी एग्रेशन दिखा सकता है। अब मिडिल ईस्ट की बात करें तो सीरिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री बेसिस कौन से कंट्री के हैं? सबसे ज्यादा मिलिट्री बेसिस हैं रशिया के, और इसीलिए अभी यह भी डर सता रहा है कि जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच झगड़ा है ये कहीं वर्ल्ड वॉर का रूप ना ले ले। क्यों? क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के कुछ जो ग्रुप हैं वो सीरिया से भी ऑपरेट करते हैं। सीरिया तो अभी पूरा टर्मोइल में है ना, सीरिया में तो सिविल वॉर छिड़ा हुआ है, तो वहां से कोई भी मिसाइल जो है वो दाग देता है इजराइल के ऊपर। अब इजराइल वापस में रिटेलिएट करने के लिए सीरिया पर मिसाइल दागता है। जब सीरिया पर मिसाइल दागता है तो सीरिया में जो रशिया के बेसिस हैं, ठीक है, रशिया के बेसिस जो हैं वो भी खतरे में आ जाते हैं। तो रशिया के पास तो S-300 डिप्लॉय कर रखा है उसने सीरिया में, तो रशिया कभी भी किसी F-16 को गिरा सकता है। और इससे क्या है, रशिया और इजराइल आमने सामने आ जाएंगे। जब रशिया इजराइल आमने सामने आ जाएंगे तो इजराइल की सपोर्ट में यूएस आ जाएगा। तो इस तरह से डोमिनो इफेक्ट के रूप में पूरा एक वर्ल्ड वॉर भी दिख सकता है। तो इसीलिए वहां पर टेंशन बढ़ी हुई है, और यूएसए का और यूरोपियन यूनियन का यह स्टांस था कि हम ज्यादा प्रेशराइज तब नहीं कर पाएंगे रशिया को। अभी क्या है, अभी हम सैंक्शन लगाते हैं तो रशिया यूएस डॉलर में ट्रेड नहीं कर पाता। जब यूएस डॉलर में ट्रेड नहीं कर पाएगा तो उसका सामान बाहर बिकेगा नहीं, उसको डॉलर मिलेगा नहीं, उसकी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। जब इकोनॉमी ठप होगी तो उसको सुधारने के लिए ज्यादा एग्रेसिव स्टांस नहीं लेगा। लेकिन जब वेस्टर्न कंट्रीज ही उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे गैस की नीड्स के लिए, गैस तो रोज चाहिए ना उन्हें, गैस की नीड्स के लिए उन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो रशिया के पास एक एडिशनल सॉफ्ट पावर आ जाएगी जिससे वो पूरे वेस्ट को अपने अगेंस्ट होने से बचा लेगा। लेकिन जर्मनी का ये स्टांस है कि हमें भी तो अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करनी है। एनर्जी जो है किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरिया होती है, ठीक है। एनर्जी, अगर एनर्जी डिमांड बढ़ रही है, अगर एनर्जी की खपत बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ग्रो कर रही है इकोनॉमी। तो एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो जर्मनी ये कह रहा है कि हमें तो एनर्जी चाहिए, कहीं से भी मिले, हमें एनर्जी की जरूरत है अपनी फैक्ट्रीज के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये सारा सिनेरियो है। अभी के लिए इस पाइपलाइन से सैंक्शन हटा लिए हैं यूएस ने, और यूएसए के प्रेसिडेंट जो हैं जो बाइडेन, वो नेक्स्ट मंथ हो सकता है यूरोप की विजिट पर जाएं, और उसी को देखते हुए उन्होंने ये किया है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या समीकरण बनते हैं। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, पढ़ते रहिए,
व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को।